सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को और इसमें सब कुछ लगभग अब आपका देखिए कंप्लीट होने वाला है। पूरा सिलेबस आपका जो है मैथ विषय का पूरा पाठ्यक्रम मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रैक्टिस कराया। साथ ही साथ इसके बाद मैंने आपको राजन सीरीज में जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी सॉल्व कराए। अब पवन सीरीज के देखिए बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय कंप्लीट करा चुका हूं मैं और यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों में 74 नंबर प्रश्न संख्या तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 75 से। इससे पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं, क्लासेस नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मैथ के सामने का नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करिए तो वो मैथ का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा और प्लेलिस्ट में गणित विषय का इतना कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कहीं भी आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 25 में 25 आप करके ही आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है और वही प्लेलिस्ट आपको शेयर भी करना है। लिंक पे आप क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पूरा खुल के आ जाएगा, फिर वहां प्लेलिस्ट शेयर करने का ऑप्शन है, उसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सभी वीडियोस मिल जाए, सभी क्लासेस मिल जाए और सभी लोग आसानी से पूरा अपना तैयारी कर पाए। देखिए बहुत ही आसान बना दिया है मैंने आपके लिए तैयारी करना। एक लाइन से सभी क्लासेस को देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे। और इस क्लास को देखिए स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और हम लोग क्लास को आगे बढ़ा पाएं। तो सभी ग्रुपों में शेयर करिए, कम से कम खास 5 मित्रों में शेयर करिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए प्रश्न संख्या 75 है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध को समझाइए। ये देखिए परिधि हो गई, जितना ये लाइन चली इतना ये वृत्त की परिधि हो गई और कहीं से भी कहीं कोई दो बिंदु मिलाती हुई ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाए वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृत्ताकार घेरे का परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं और वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वह 2 पाई r होता है, ठीक है। तो 2 इंटू r को क्या लिख सकते हैं? व्यास लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पाई r, तो यहीं से जो संबंध है वह समझ में आता है। जो परिधि होता है, परिधि बराबर लिखिएगा आप, परिधि होता है वृत्त का 2 पाई r और 2r की जगह लिख सकते हैं व्यास और गुणे पाई। परिधि जो होता है वह व्यास में अगर आप पाई का गुणा कर देते हैं तो आपको परिधि मिल जाता है, ठीक है। तो वृत्त के परिधि और व्यास में क्या संबंध हो गया? देखिए वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, वृत्त की परिधि का उसके व्यास से अनुपात सभी वृत्तों के लिए एक ही होता है, चाहे उसकी मापें कुछ भी क्यों ना हो। इस प्रकार वृत्त की परिधि और व्यास में अनुपात लगभग परिधि बटे व्यास जो होता है वह 22/7 3.1 होता है, जिसको कि यूनानी भाषा के अंतर्गत पाई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी वृत्त के व्यास की लंबाई सदैव उसकी त्रिज्या की लंबाई की दोगुनी अर्थात 2 गुणे त्रिज्या होता है। यदि एक वृत्त की परिधि C तथा उसका व्यास D है तो C बराबर होता है पाई D और D बराबर होता है C बाई पाई, या यहीं से लिख सकते हैं आप जो C बाई D होता है वह एक कांस्टेंट हमेशा होता है सभी वृत्तों के लिए, जिसका मान होता है पाई। किसी भी परिधि का और किसी भी व्यास का आप वृत्त ले लीजिए, उनके बीच जो अनुपात होगा, जो परिधि और व्यास का अनुपात होगा वह हमेशा समान होगा, ठीक। तो यदि एक वृत्त की परिधि C तथा उसका त्रिज्या r है तो C बराबर 2 पाई r और r बराबर C बाई 2 पाई। और संबंध यहाँ पे हमको बताना था वृत्त की परिधि तथा व्यास में, तो यहाँ पे एक लाइन में यही आप संबंध मेन जो है वह यही है कि परिधि बटे व्यास जो होता है उसका जो मान होता है वह कांस्टेंट होता है और इसी को बराबर पाई के लिख सकते हैं। हर एक वृत्त में कोई भी वृत्त उठा लेंगे आप, उसमें क्या होगा, उसमें जो अनुपात होगा वह समान होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और r होता है 14
यहाँ पे 14 दिया गया है आर, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा आर का स्क्वायर, और यहाँ पे 7 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 44 गुणे 14, और ये हो जाएगा 6, और हासिल लगेगा 5, और फिर उसके बाद 61, तो ये हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वह 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 77, यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है, तो आप ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्र में चर सकती है। अब एक इस तरीके से आपको पता है खूंटा होता है या जहां भी बकरी को बांधा गया, ठीक, इसके बाद ये रस्सी हो गई, ठीक। अब रस्सी जो है वह रस्सी की लंबाई ही दिया गया है, जैसा कि बोल रहा है कि यदि घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है, मतलब यह मैक्सिमम बता दिया गया कि 10.5 मीटर तक चर सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो आप ज्ञात कीजिए कितने क्षेत्र में चर सकती है। अब देखिए जो मैक्सिमम दूरी पे वो चलेगी 10.5 मीटर पे, तो इस तरीके से एक वृत्त वह बनाएगी, ठीक। अब चर तो वह बीच में भी सकती है, क्योंकि रस्सी के माध्यम से रस्सी छोटी भी हो सकती है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वह चर लेगी, और यह पूरा क्षेत्र कैसा है, वृत्ताकार है, और इसकी त्रिज्या आप देखेंगे ध्यान से, तो यही जो रस्सी की मैक्सिमम लंबाई है वही है 10.5 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगा 10.5 मीटर यानी कि 21/2, और क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई गुणे 21/2 गुणे 21/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 11, और ये अब इसके बाद देखिए 11 गुणे 3 33, और गुणे 21 और बटे 2, ठीक। तो अब 21 को अगर हम लोग काट देते हैं तो ये आ जाएगा 10.5, और अब इसके बाद गुणा कर लीजिए। अब देखिए 33 दहियम 330 हो जाएगा, और 33 का आधा करके और जोड़ लीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा 33 गुणे 10.5 और 330 और ये 16 और जोड़ लीजिए तो 346, और फिर 0.5, तो ये आ जाएगा 346.5, और मीटर में दिया था, बकरी की जो रस्सी थी वह मीटर में थी, तो क्षेत्रफल जो आएगा वह वर्ग मीटर में आएगा, या जिसे आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत, आप कर लोगे इस प्रश्न को। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या यह आपका 78, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 डेसीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का व्यास दे दिया गया 14 डेसीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा यानी कि 7 डेसीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7 2 बार, अब 7 से 7 कट जाएगा, और 22 गुणे 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 डेसीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कुछ सोचना नहीं है, जब डेसीमीटर में दिया है तो डेसीमीटर में आपका डेसीमीटर के हिसाब से ही उत्तर आएगा, और जो क्षेत्रफल होता है वह इकाई का वर्ग आता है। इकाई यहाँ पे क्या है, डेसीमीटर है, तो यहाँ पे डेसीमीटर का वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक। इस तरीके से आप समझ गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC 40 अंश है, कोण BAC 40 अंश है। एक वृत्त है, वृत्त में देखिए O केंद्र है और BAC ये कोण बन रहा है 40 अंश का। कोण OBC तथा कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए OBC इस कोण का मान ज्ञात करना है, और आपको OCB इस कोण का, इन दोनों कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको एक प्रमेय पता होगा कि एक ही जीवा द्वारा जो केंद्र पे आंतरिक कोण होता है वह परिधि पे आंतरिक कोण का दूना होता है, यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण BOC दोगुना है कोण BAC के, ठीक। जो ये केंद्र पे बन रहा है कोण वह दोगुना है, क्योंकि यही BC भुजा जो है ये केंद्र पे कोण बना रही है, और यही B और C पॉइंट को मिला करके
परिधि पे एक बिंदु है जो कोण बना रहा है। तो परिधि वाला जो होता है कोण वह केंद्र के कोण का आधा होता है, या ये कहें कि जो केंद्र पे बना कोण होता है कोण BOC वह दोगुना होगा कोण BAC के, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 40 यानी कि 80 अंश हो जाएगा। इस कोण का मान आ गया 80 अंश। और फिर अब यहां से हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, जिन दोनों कोणों का हमको मान निकालने को कहा है OBC और कोण OCB, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी देखिए R है, ये भी R है और समान भुजाओं, ये अब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो समान भुजाओं के आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा। अब त्रिभुज POC में अगर देखा जाए, ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इनमें तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो 80 अंश धन x अंश धन x अंश, ये हो जाएगा 180 अंश और 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100 अंश, और x बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश। यानी इन दोनों कोणों का जो मान हमको निकालना था, दोनों का मान क्या आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से कोण OBC और कोण OCB दोनों का मान 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बस लिख देना है इजियली और इसको आप तो सॉल्व कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होगा। अब देखिए 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है। देखिए यहाँ पे चित्र बनाया है। अब इस तरीके से ये कुआं किस तरीके से होता है, जैसे ये जो इसका मुंह होता है वह वृत्ताकार होता है और जो इसकी पेदी होती है वो भी वृत्ताकार होती है, और ये गहराई तक इस तरीके से खोदा होता है। मेनली ये इसका जो पूरा स्वरूप होता है वह आप देखेंगे कि यह एक बेलन के आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का होता है। बस अंतर इतना है कि ये धरती के अंदर होता है। ठीक है, जमीन के अंदर होता है, लेकिन यह पूरा बेलनाकार होता है। अब बेलन के आकार का होता है, जब यह हम पता चल गया हमको, तो बेलन पे जो सूत्र लगते हैं वही इसी पे लगेंगे। अब जब इसने बता दिया है कि 3 मीटर व्यास है और 14 मीटर गहरा कुआं है और पूछ रहा है कि 30 रुपए प्रति घन मीटर अगर खोदने की दर हो तो कितना रुपए खर्च होगा, तो यह देखिए जो दर है वह प्रति घन मीटर है। तो हमको पहले तो ये जानना होगा कि कितना घन मीटर खोदना है, तब ना हमें पता चलेगा कितना खर्च आएगा। तो कितना घन मीटर खोदना है, इस जो इसका आयतन होगा, जो कुएं का आयतन होगा, बेलन का आयतन होगा, उसी आयतन के बराबर हमको मिट्टी हटवानी पड़ेगी, वही खर्च आएगा। और 1 घन मीटर हटाने का खर्च कितना है 30 रुपए। तो कुएं का जो आयतन हो जाएगा वह हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, और पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू जो है, व्यास दिया है 3 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 गुणे 3/2, और गहराई कितनी है 14। अब देखिए 7 से काटेंगे 14, 2 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया, फिर 2 से काटेंगे 22, तो 11 बार में। अब 11 या 33 और 33 का गुणा होगा 3 में, तो 99 मीटर क्यूब मिट्टी हटानी पड़ेगी, तब ये कुआं खुदेगा। और कितना खर्च आएगा, तो खर्च हो जाएगा आयतन गुणे दर हो जाएगा। आयतन कितना है 99 और गुणे दर कितना है 30, तो ये आ जाएगा गुणा करने के बाद 2970 रुपए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 3.6 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर, AC 6.5 सेंटीमीटर हो। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है आपकी। ABCD बता दिया है समांतर चतुर्भुज है, और AB का वैल्यू जो दे दिया गया है वह 3.6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप एक AB रेखा खींच लीजिए। AB रेखा इस प्रकार से खींच लीजिए जिसकी लंबाई जो हो वह 3.6 सेंटीमीटर हो स्केल की मदद से। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि जो BC भुजा है वह 4.2 सेंटीमीटर की है। BC भुजा 4.2 सेंटीमीटर की है, तो आपको क्या लेना है, प्रकार लेना है। उसमें
आपको 4.2 सेंटीमीटर की दूरी खोल लेनी है और इस तरीके से एक चाप लगा देना है, ठीक। और इसके बाद कह रहा है कि AC जो है वह 6.5 सेंटीमीटर है। मतलब कि अब हम B से C बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। C बिंदु यहीं कहीं होगा इसी चाप पे, और कह रहा है कि AC जो है वह 6.5 सेंटीमीटर है। तो A बिंदु को केंद्र मानते हुए और 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरीके से चाप लगा देंगे तो हमको AC मिल जाएगा। ये AC मिल जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, और ये जो BC भुजा मिल जाएगी वह कितनी मिल जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये BC हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा BC 4.2 सेंटीमीटर। BC का माप दिया था 4.2 सेंटीमीटर और AC 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब ये बोल दिया समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आपको पता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ कहीं जो D पॉइंट आएगा वो C से कितना 3.6 की दूरी पे होगा और A से 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो इसलिए A बिंदु को केंद्र मानते हुए हम 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चाप लगा लेंगे और C बिंदु से 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चाप इस प्रकार लग जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये आपका अब मिला दीजिए सभी पॉइंटों को, तो ये जो D बिंदु आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह इससे 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पे C बिंदु से, और AD कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस समांतर चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। देखिए रचना के पद यहाँ लिखे हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, रेखाखंड AB 3.6 सेंटीमीटर खींचा सबसे पहले, फिर A और B को केंद्र मान करके क्रमशः 6.5 और 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए जो आपस में C बिंदु पे काटते हैं। तो ये C बिंदु हमको मिल जाएगा, और इसके बाद A और C को केंद्र मान करके 4.2 और 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए। यहाँ से हमको D पॉइंट मिल जाएगा जो आपस में D बिंदु पे काटते हैं, और B और AC CD AD को मिलाया। ये ABCD जो हो जाएगा यही समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो यही समांतर चतुर्भुज हमको बनाना था यहाँ पे। अब इसके आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 82 है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चतुर्भुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला देखिए समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलंब में क्या होता है कि एक भुजा जो होती है वह समांतर होती है, तो उस चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म परस्पर समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब ABCD है जिसकी सम्मुख भुजाएं AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, तथा ADBC AE असमांतर है। DE समांतर भुजाओं AB व CD के बीच की दूरी है। ये DE जो है ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, लंबवत है, तो ये बीच की दूरी है। तो ये समझ गए आप समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, कोई एक युग्म जो होता है वह समांतर होता है, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। उस चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आपको पता है कि चतुर्भुज में दो युग्म होते हैं, मतलब कि दो जोड़े होते हैं, यानी कि कुल 4 भुजाएं होती हैं, और ये दोनों ही जोड़े क्या होते हैं आपस में जब समांतर होते हैं तो समांतर चतुर्भुज बनता है। और यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि AB जो है वह DC के समांतर है, AB DC के समांतर है, और BC AD के समांतर है। ये BC भुजा AD के समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज का ये जो प्रतीक है ये इस तरीके से पैरेललोग्राम ABCD से प्रकट करते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। ये हम विकर्ण खींच देंगे तो यह एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आप समझ ही गए। इसके बाद देखिए आयत, रेक्टेंगल, ये शुरू से पढ़ा है, आपको इसमें कुछ बताना ही नहीं है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
क्योंकि सभी कोण 90 अंश के होते हैं, अर्थात चारों कोणों में से प्रत्येक कोण समकोण होता है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला चतुर्भुज का टाइप है समचतुर्भुज, रोम्बस जिसे बोलते हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर होता है, अर्थात समचतुर्भुज में चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब जैसा कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें सभी कोण 90 अंश होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे रोम्बस। अगला है वर्ग, स्क्वायर। ये इसमें सब कुछ समान होता है, सब कुछ आइडियल समझ लीजिए होता है, सारी भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश के, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समकोण पे काटेंगे। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह वर्ग स्क्वायर की होती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83। चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष जो होते हैं वह एक वृत्त के परिधि पे स्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब परिभाषा क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पे हों, अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, चाहे योग 180 बोल दीजिए चाहे संपूरक बोल दीजिए। और जैसे ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज अगर इस तरीके से किसी वृत्त के परिधि पे बना हो तो ये क्या कहलाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, और इसके जो सम्मुख कोण होंगे ये और ये दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, या इसी को संपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संपूरक कोण। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85। यदि किसी चतुर्भुज में ABCD वृत्त के भीतर बना है, यदि कोण A 75 अंश है और कोण B 60 अंश है तो C और D का माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये एक वृत्त हो गया और वृत्त में बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD। तो एक चतुर्भुज हमने बना लिया ABCD और A और B का माप हमको दे दिया है, A 75 अंश है और B कितना है, B है 60 अंश। तो अब देखिए सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, तो 75 और धन कोण C कितना होगा, 180 अंश होगा, यानी कि कोण C कितना होगा, 180 माइनस 75, ये कितना आ जाएगा, 105 अंश। इसका मान कितना आ गया, कोण C का 105 अंश। ठीक, अब इसी तरीके से सम्मुख कोण D और B का योग 180 अंश, B है 60 अंश, तो ये हो जाएगा 120 अंश। कोण D का मान आ जाएगा 120 अंश और कोण C का मान आ चुका है 105 अंश। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 है। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A 55 अंश है, कोण B 60 अंश है, कोण C और कोण D ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए वही, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पे A और B का मान यहाँ पे दिया गया है और फिर से हमको वही करना है। देखिए A और C कोण जो होगा इन दोनों का योग 180 अंश होगा और कोण A का मान दिया गया है 55 अंश, तो कोण C का मान जो आ जाएगा वह 125 अंश आ जाएगा और कोण B और कोण D का योग 180 अंश होगा। कोण D बराबर कितना होगा, 180 माइनस कोण B और कोण B है 60 अंश। कोण D का मान यहाँ भी 120 अंश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोण B का मान यहाँ वही उतना था जितना पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री। ठीक है, तो आसानी से यह आप निकाल लोगे इस तरीके के प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के 87 है। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उसके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, समलंब के
जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी का आधा, उसका आधा कर लीजिए। ठीक है, दोनों का गुणा कर लीजिए, जो भी समांतर भुजाओं का योग है और उनके बीच की दूरी है उनका गुणा कर लीजिए और इसका आधा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 15 और 8, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। 23 गुणे 12 का आपको आधा कर लेना। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है 12, तो 23 गुणे 12 का आधा आपको कर लेना है, वही यहाँ पे किया गया है। आ जाएगा कितना, 2 से काटिए 6 और 23 छक हो जाएगा 138 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए अगला ही प्रश्न है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण जो है वह 6 सेंटीमीटर हो, दूसरे विकर्ण का नाप करके लिखिए। तो यहाँ पे हमको एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है। आपको पता है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो होती हैं वह समान होती हैं और लंबाई दे दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई नाप करके लिखना है। सबसे पहले रचना किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसको बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप जो विकर्ण है, ठीक है, उसी को आप खींच लीजिए। तो विकर्ण होगा ए और सी बिंदु से मिलके विकर्ण बनेगा। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि त्रिभुज में ए के बाद बगल में ये ए बी भुजा आती है, फिर बी सी भुजा आती है, फिर सी डी भुजा आती है, फिर डी ए, इस तरीके से यहाँ। ठीक है, तो ए सी क्या होगा, विकर्ण होगा। तो जो एक विकर्ण दिया गया है उसे ए सी खींच लीजिए 6 सेंटीमीटर और ए और सी बिंदु पे 4.5 की दूरी लेकर के प्रकार में चाप आपको लगाना है। एक बार ऊपर की तरफ इस तरीके से सी बिंदु से, फिर एक बार ऊपर की तरफ ए बिंदु से और इसी तरीके से सी बिंदु से नीचे की तरफ और ए बिंदु से नीचे की तरफ। ठीक, अब सबको यहाँ पे आपको मिला देना है। यहाँ पे आप मिला देंगे। देखिए बिंदु ए से 4.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु सी से इसी दूरी से चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु बी पे काटते हैं। अब ए बी और बी सी को मिलाए और इसी प्रकार ए और सी से नीचे की ओर 4.5 सेंटीमीटर दूरी पे चाप लगाए एक दूसरे को डी बिंदु पे काटते हैं। अब सभी को मिला दीजिए। यहाँ पे देखिए ए डी और सी डी को मिलाया। इस प्रकार ए बी सी डी अभीष्ट समचतुर्भुज है। दूसरे विकर्ण बीडी की लंबाई 6.6 सेंटीमीटर आएगी। इसको जब नापा जाएगा तो 6.6 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 89। आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज है। CF लंबवत है AB के, CF परपेंडिकुलर है AB के और BG परपेंडिकुलर है AD के। ठीक, अब दो केस बोल रहा है। यदि AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर और CF की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो BG ज्ञात कीजिए। और दूसरे केस में बोल रहा है यदि AD की लंबाई 10 सेंटीमीटर, CF की लंबाई 8 सेंटीमीटर और BG की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो AB ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बता दिया है। सबसे पहले एक बेसिक बताया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD जिसमें CF जो है ये जो रेखा है जो डॉटेड दिख रही है आपको, ये लंबवत है AB के और जो BG है B से G पॉइंट, ये जो डॉटेड रेखा है वह AD के परपेंडिकुलर है। इतना बता दिया। अब पहले केस को हम लोग देखते हैं। पहले फर्स्ट केस को देखेंगे आप तो AB की लंबाई यहाँ पे, अब इस दूसरे वाले चित्र में देखिए AB की लंबाई 16 है, यानी कि ये जो AB भुजा है वह 16 सेंटीमीटर है और AD A और D जो भुजा है वह 12 सेंटीमीटर। ये दो भुजाओं की लंबाई दिया है और CF ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई दिया है और BG ये जो दूसरा परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है AB 16 सेंटीमीटर और जो लंब है CF वह 10 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। जितना आधार है और जितनी ऊंचाई है इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए CF क्या है, ये ऊंचाई है, दोनों के बीच की दूरी है और AB क्या है, भुजा है, आधार है। ठीक,
तो आधार की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 16 गुणे 10 160 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहीं पे अगर देखा जाए तो अगर हम लोग AD को आधार लें और BG को ऊंचाई लें, लंबवत दूरी लें, तो सूत्र क्या बनेगा? तो यहीं पे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा आधार यानी कि AD और इनटू ऊंचाई यानी कि BG, और एरिया हमने इस चतुर्भुज का निकाल ही लिया पहले 160 सेंटीमीटर इसके मदद से। ठीक है, तो ये 160 हो जाएगा और AD की जो वैल्यू है वो 12 और BG की वैल्यू हमको निकालना है। तो BG का जो वैल्यू हो जाएगा वह 160/12 हो जाएगा। 160/12 अब 4 से काटेंगे तो ये 3 और ये 40 हो जाएगा। 40/3 यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं? 40/3 लिख के छोड़ दीजिए, या फिर 13 सही 1/3 सेंटीमीटर लिख करके छोड़ दीजिए। BG की जो लंबाई हो जाएगी वह 13.33 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। BG की लंबाई हो जाएगी 13.33 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा केस बोल रहा था कि यदि AD की लंबाई 10 सेंटीमीटर, CF की लंबाई 8 सेंटीमीटर और BG की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो AB ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपका समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें वैल्यूज बदल दिया। देखिए दूसरी वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे दूसरे केस में। इस दूसरे फिगर को देखिए, आपको AD की वैल्यू दे दिया गया है। AD जो भुजा है 10 सेंटीमीटर की है और बाकी दो लंब की लंबाई दी गई है। BG की वैल्यू दी गई है, BG की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और CF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। BG की 12 और CF की 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब आपको AB निकालना है। तो पहले इसका और इसका पता है तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस आधार और इस लंब की वजह को मिला करके। तो यहाँ कितना हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। आधार ये 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 12 यानी कि 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? एक बार क्षेत्रफल AB इंटू CF करेंगे। ठीक, तो AB इंटू CF बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के, और AB बराबर हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ये ऊंचाई होगा। ठीक, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई यानी कि 120 क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं बटे 8 ऊंचाई। अब काट दीजिए 4 से ऊपर नीचे तो 30 हो जाएगा और ये 2, और 2 से 30 को काटेंगे आ जाएगा 15, यानी कि जो AB की लंबाई आ जाएगी वह 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 90। समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। देखिए समीकरण है 6x² - x - 2 = 0। स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो ये 6 और B का मान -1 और C का मान -2 और A इंटू C हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 गुणे -2 तो आ जाएगा -12 हो गया AC की वैल्यू। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद देखिए हम लोगों को जो B है -1 को इस तरीके से 2 में तोड़ना है कि गुणा करने पे -12 आए और जोड़ने पे -1। -12 आना चाहिए, मतलब कि एक संख्या नेगेटिव एक संख्या पॉजिटिव, यानी कि -4 और -3 में तोड़ सकते हैं। तो -x जो है उसको लिख देंगे हम लोग 4 - 3, यानी कि -x को -4x - 3x लिख सकते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं हुआ है, -x को -4x - 3x लिख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? अब 6x² - 4x + 3x - 2 = 0 ये हो गया। और पहले दो पदों में 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 6x² की जगह क्या बचेगा? 3x, और -4x की जगह -2 बचेगा। फिर देखिए 3x - 2 है, अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना? 3x - 2, और दोनों जगह है 3x - 2 3x - 2, तो ये कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ क्या बचा? 2x + 1, तो ये हो गया 2x + 1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इसका हल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको
ये देखिए दो चीजें गुणे में है, पहले इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0/2x धन 1 हो जाएगा। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो क्या मिलेगा 0, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा -2 उधर जाएगा, 0 में जुड़ेगा 2 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। ठीक, ये एक वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे 2x + 1 को हम लोगों ने बराबर किधर भेजा है, यहीं पे अगर चाहें तो 3x माइनस 2 को बराबर किधर भेजेंगे तो 2x + 1 बराबर 0 मिल जाएगा और 2x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर -1/2। तो ये दो वैल्यू आपको x की मिल जाएगी, x बराबर -1/2 और x बराबर 2/3। तो ये दो वैल्यू यहाँ से, जैसे दो घात का समीकरण है तो x का दो मान आता है, तो इस तरीके से ये दो मान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रश्न संख्या 90 तक सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यह क्लास पूरा आपको समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिए, कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए कुछ प्रश्न और बचे हैं जो अगले क्लास में हम समाप्त कर लेंगे और पूरा पवन सीरीज जो है वह आपका खत्म हो जाएगा। और इसको आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। सभी विषयों के प्लेलिस्ट का लिंक है और वहीं प्लेलिस्ट को शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो प्लेलिस्ट को जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि हर एक विषय की इतनी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है कि वहां से सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिए और कम समय में बेहतरीन ढंग से नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यह सुविधा उपलब्ध है हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके ऐप को डाउनलोड करिए और अच्छे से कम समय में बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी पढ़ाई करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।